नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, गए किस इरादे से थे वो तो अब जग जाहिर है। क्यों गए थे और क्यों अलग-अलग जगहों पर जा रहे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटीज ले रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, ये भी हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। चूंकि बजट सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले कुछ-कुछ ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जिन्हें मुद्दा बना करके पार्लियामेंट के सेशन को बाधित किया जा सके। और अगर सरकार ना माने, फिर से मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार ना हो, या जो ये चाहते हैं उसके लिए तैयार ना हो, तो फिर सदन को रोको, एक बहाना मिल जाए। तो अलग अलग जगह की पेशबंदी करने में लगे हुए हैं राहुल गांधी। लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है, ठीक वही दिन क्यों चुना इन्होंने मणिपुर जाने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को में लैंड कर रहे थे। जब रूस की यात्रा पर थे तो ये मणिपुर क्यों गए? और क्या ये संयोग है या प्रयोग है कि कठुआ में ठीक उसी दिन सेना के एक ट्रक पर अटैक होता है जिसमें हमारे 5 सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं और कई इस समय घायल हैं जो उधमपुर में अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ और घटनाएं भी होती हैं साहब। मल्लिकार्जुन खड़गे ट्विटर पर आते हैं और वहां 2020 तक जो जमीन हमारे पास थी उस पर चाइना का कब्जा कैसे हो गया और चीन ने वहां पर अपने बंकर और दूसरे तमाम सैन्य ठिकाने कैसे बना लिए, ये बयान देते हैं। और दिन क्या चुनते हैं? जब प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर होते हैं। तो हम जरा इसकी तहकीकात कर लें कि ये कांग्रेस देश के साथ है या नहीं है। ये शांति बनाए रखना चाहती है या अशांति पैदा करना चाहती है। ये लोगों में एक भ्रम का वातावरण बना करके अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, या देश हित में लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो भी एक जिम्मेदार शासक हो सकते हैं अगर उनको अवसर दिया जाए। सीधे जुड़ लेते हैं। प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके जाने पहचाने वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। अनुपम जी, ये संयोग है, प्रयोग है, पेशबंदी है, क्या है? राहुल गांधी ठीक उसी दिन मणिपुर जाते हैं और मणिपुर में भी उनका क्या एटीट्यूड रहा है जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कोई ऐसा सवाल जो उनको अप्रिय लगा या जो वो देना नहीं चाहते थे उसका जवाब, और कह दिया कि साहब आप सब्जेक्ट को डाइल्यूट करना चाहते हैं, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए नहीं आया हूं। राहुल गांधी ने मणिपुर में ऐसा बयान दिया जो, ओंकार जी, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि 77 सालों में किसी भी पक्ष या विपक्ष के नेता ने दिया हो। आपको याद पड़ता हो तो आप वरिष्ठ हैं, मुझे जरा करेक्ट करिएगा। आज राहुल गांधी ने कहा कि मेरा कहना है, मेरा मानना है, मेरा दावा है कि मणिपुर के हालात कभी ठीक नहीं होंगे, कभी नहीं सुधरेंगे। आपने इसके पहले इस तरह की भविष्यवाणी कभी सुनी है क्या? नेता विपक्ष जाके एक हिंसाग्रस्त इलाके में कहे कि ये हालात ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई सुधार नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं, मैं इस बात से इतना विस्मित हूं ओंकार जी, मुझे याद नहीं पड़ता। सर, आपको याद पड़ता है कभी किसी पक्ष या विपक्ष के नेता ने एक हिंसाग्रस्त इलाके में जाकर इस तरह का बयान? किसी ने कश्मीर में जाके कहा हो कि मैं दावा करता हूं कश्मीर के हालात कभी नहीं सुधरेंगे? कभी सुना क्या सर आपने? कभी किसी एक विपक्षी बयान नेता ने भी? एक बयान इन्होंने ऐसा ही तथाकथित किसान आंदोलन के बारे में भी दिया था साहब, जब ये सारे इकट्ठे होकर के राष्ट्रपति भवन गए थे और राष्ट्रपति भवन से बाहर आए थे। इन्होंने कहा था कि ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, मोदी जी कान खोल करके सुन ले। ये कई इस तरह की चीजें पहले भी कह चुके हैं और फिर वही सब रिपीट कर रहे हैं। सर, आंदोलन खत्म नहीं होगा, और एक हिंसाग्रस्त इलाके में, वो भी जो कि बॉर्डर स्टेट है, जहां पे सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है,
वहां पे जाके इनका ये कहना कि ये हालात हमेशा ऐसे रहेंगे, ये आपराधिक है साहब, आपराधिक है। नंबर एक। नंबर दो, मणिपुर की गवर्नर की उनके द्वारा राहुल गांधी से मुलाकात भी मैं अक्षम्य मानता। कोई सेंस नहीं था जो शख्स वहां पर जाकर इस तरह के बयान देकर हिंसा को भड़का ही नहीं रहा है। लोगों के मन में, वहां मणिपुर के लोगों के मन में और पूरे देश के लोगों के मन में निराशा भर रहा है। उस शख्स से गवर्नर जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत की मुलाकात का कोई सेंस नहीं बनता। आप मुझे बता सकते हैं कि गवर्नर साहिबा ने क्यों मुलाकात की? वाई डिड शी एग्री टू मीट राहुल गांधी? क्यों मुलाकात की भाई? उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मतलब वो सिर्फ प्रदेश में ही नहीं आग भड़का रहे हैं, तो देश और दुनिया में मैसेज दे रहे हैं कि हमारे देश का एक इतना संवेदनशील राज्य, एक बॉर्डर स्टेट जिसमें आग लग रही है, आग लगी हुई है, वो आग हमेशा भड़की रहेगी, वो बुझने वाली नहीं। कितना सब गैर जिम्मेदारा नहीं सब, ये एक क्रिमिनल बयान है ओंकार जी। मतलब क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ ओंकार जी? नहीं, बिल्कुल सही रिएक्शन है आपका। और ये तो जानबूझ करके बदमाशी की जा रही है, जानबूझ करके बदमाशी की जा रही है, और इस तरह का एक वातावरण बनाया जा रहा है, बल्कि और अग्नि प्रज्वलित करने की कोशिश है। वरना मैं एक सवाल पूछता हूं, जब मणिपुर से कोई ऐसी बड़ी घटना की, ताजा बड़ी घटना की सूचना नहीं मिली है, तो इनका तीसरी बार मणिपुर जाना, बजट सत्र से ठीक पहले जाना, और ऐसे समय जाना जब हमारे प्रधानमंत्री रूस की महत्वपूर्ण यात्रा पर हैं, जिस पर पूरे पश्चिम की और पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, तब संदेह पैदा होता है कि इसी दिन ये मणिपुर क्यों गए, और मणिपुर गए ही क्यों? तीसरी बार मणिपुर जाने का क्या मतलब है? सर मतलब मैं तो खुद बड़ा विस्मित हूँ, और अम, मुझे बहुत घोर निराशा हुई। और आप सर मुझे ये भी समझाएंगे कि इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी करने पे, बजाय इन पे मुकदमा होने के, गवर्नर साहब इनसे पहले उस मुलाकात का क्या सीन था? और चारों तरफ पिक्चर्स आई हुई हैं जिसमें गवर्नर के साथ इनकी पिक्चर्स ऐसी आई हैं जिसमें राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज ऐसी जैसे वो प्रधानमंत्री बन के बैठे। मुझे लगता है गवर्नर को इनसे मिलना नहीं चाहिए था। और अनुपम जी, ठीक इसी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है चीन को लेकर के। किसी अखबार में कोई खबर छप जाती है, कोई एक सो कॉल्ड सैटेलाइट का चित्र साया हो जाता है। ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या ट्वीट किया है। इन्होंने कहा है कि 2020 तक जो जमीन हमारे कब्जे में थी पेंगोंग झील के पास, वहां अब चीन का कब्जा है, और चीन ने वहां पर जो है अपने बंकर और सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। ये लंबा एक ट्वीट है, और नीचे हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर, और जिसमें साहब ये एक सैटेलाइट तस्वीर भी लगाई गई है, जिसमें तमाम तरह की बातें कही गई हैं। ये क्या समझ में आने वाली बात है कि ये सब क्यों चलाया जा रहा है? इसके पीछे की भावना या दुर्भावना क्या है साहब इन लोगों की? मेरे साहब इसमें दो बातें मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि एक ही दिन में मोदी के रूस जाते ही कश्मीर में हमला हो जाना, चीन का मुद्दा उठा देना, मणिपुर में आग भड़का देना, ये संयोग नहीं, डेफिनेटली प्रयोग है, और बड़ा टाइम टेस्टेड, बड़ा आजमाया हुआ प्रयोग है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं मोदी सरकार से कि साहब चीन पर अपनी खुफिया पॉलिसी बंद करें, चीन पर खुलकर बोलें। आज मैं पढ़ रहा था ओंकार जी दैनिक भास्कर में, वो कह रहे थे ये वही जगह है जहां चीन के साथ झड़प में भारत ने अपने 20 जवान खोए थे। जबकि अब ऑस्ट्रेलिया मीडिया के बाद अब ये एकदम बड़ी आम खबर हो गई है कि वहां पे 42 चीनी जवान भी मारे गए थे। यस। 42, भारत के दुगने से ज्यादा। ठीक उनका है, एक कमांडर भी लेकिन मारा गया। कमांडर भी मारा गया था। और ये अब इसमें मुझे दो बातें कहनी है। पहली बात तो मुझे ये कहनी कि भारतीय मीडिया
उस जगह का जिक्र, उस जगह का जो वर्णन करता है तो हमेशा भारत के 20 सैनिकों से जोड़ के करता है, और बहुत कन्वीनियंटली इस बात को बताना जानबूझकर मिस कर जाता है कि वहां हमसे दुगने से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। पहली बात। दूसरी बात, जो बात ऑस्ट्रेलिया का मीडिया जिसका रहस्य उद्घाटन करता है, उस बात को इंडियन मीडिया तक क्यों नहीं पहुंचने दिया गया? उसमें 6 महीने क्यों लगे? भारतीय भारतीय जो राजनीति है, जो विदेश नीति है, जब मैं मोदी की विदेश नीति देखता हूं, जब मैं एस जयशंकर को देखता हूं, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के लिहाज से, तो मैं उनको बड़ा आक्रामक पाता हूं। जब मैं उन्हें पाकिस्तान के लिहाज से देखता हूं तो बड़ा कंटेंचुअस पाता हूं, बड़ी धिक्कार की नजर से वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, पश्चिमी जगत की तरफ बड़ी आक्रामकता के साथ बात करते हैं। लेकिन चीन को लेकर वो इतनी खामोशी क्यों अख्तियार किए हुए? चीन को लेकर वो मुखर कब होंगे? जबकि आप देखिए कि वहां पे ग्लोबल टाइम्स के बहाने चीन अपनी भड़ास निकालता रहता है। तो आपको चीन को लेकर भी मुखर होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की दो भूलें मुझे नजर आती हैं। एक, उन्हें लगता था कि मकान दे दो, दुकान दे दो, टॉयलेट दे दो तो मुसलमान वोट मिल जाएगा, और दूसरे, उनको लगता है कि अगर भड़काऊ बातें नहीं करो तो चीन शांत हो जाएगा। चीन शांत नहीं होने वाला साहब, चीन शांत नहीं होने वाला, पाकिस्तान शांत नहीं होने वाला, मुस्लिम वोट नहीं मिलने वाला। ये मुगालते अपने खत्म कर दें। ये खरगे का प्रोपेगेंडा क्या है, ये आपकी समझ में आ रहा है? क्योंकि जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो सैन्य अफसर हैं, मेरे साथ भी कई सैन्य अफसर मेजर जनरल रैंक के जुड़ते रहे हैं प्रोग्राम्स में, उनका कहना ये है कि साहब ये एलएसी का जो कुल मिलाकर के डिस्प्यूट है, दशकों पुराना है। बहुत सारी ऐसी लैंड है, बफर एरिया है, जहां बिल्कुल ये अभी किसी को पता नहीं है, ना चीन को पता है, ना हमें पता है। हम भी दावा करते हैं यहां तक हम हैं, चीन भी दावा करता है कि यहां तक हम हैं। एक मोटे तौर पर समझबूझ थी और अलग अलग समझौते भी हैं, 1991 का भी है, अलग अलग सालों का है, जिसमें ये कहा गया था कि जो 8 फिलर्स हैं, फिंगर्स हैं, वहां तक कौन सेना दिन में मूवमेंट करके जा सकती है, गश्त कर सकती है, लेकिन शाम को उसको वापस लौटना होगा। एक समझौता था। तो ऐसे में ये कह देना कि साहब एलएसी के उस पार, मतलब चीन की तरफ जो इलाका है, पेंगोंग झील के उस तरफ का, और बहुत सारे लोग अब तो जानते हैं, कोई मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, कि पेंगोंग झील का भी 75% चीन में है, 25% अपनी तरफ है। पेंगोंग झील के उस पार चीन के इलाके वाला जो एरिया है, वहां पर चीन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या लेना देना है? और जिस कांग्रेस के टाइम में हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने हड़प ली, पूरा तिब्बत हड़प लिया, और साहब सियाचिन का एक पूरा इलाका पाकिस्तान ने उसको दान में दे दिया, वो कांग्रेस पार्टी आज झूठ फैलाने में लगी हुई है। किसी अखबार में कुछ भी छप जाए और आप उसको उछाल देंगे और फिर सवाल खड़े करना शुरू कर देंगे और नरेंद्र मोदी पर अटैक करना शुरू कर देंगे। और जब आप मोदी पर अटैक करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इसका मतलब आप अपनी सेना के पराक्रम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, अनुपम जी। देखिए साहब, कमाल तो यही है, इस आजाद भारत ने, स्वतंत्र भारत ने सिर्फ एक युद्ध हारा है, वो चीन से हारा है, नेहरू के नेतृत्व में, और नेहरू की गलती से। उसके बाद वो आपसे चीन पर सवाल कर रहे हैं, इमरजेंसी लगाने वाले संविधान बचा रहे हैं, सिखों का नरसंहार करने वाले मुस्लिमों के लिंचिंग की बात कर रहे हैं, और उसके बाद भी वो कह ले रहे हैं और आप सुन ले रहे हैं। ये अपने आप में तमाशा है। जहाँ तक पेंगोंग झील का सवाल है, देखिए मेरी बात सुने, इसमें दो राय नहीं है। ये जो पिक्चर्स हैं, ये वेस्टर्न मीडिया ने रिलीज किया है, अमेरिकन सैटेलाइट से लिए गए पिक्चर्स हैं। चीन अपनी स्तर पे वहां पे ये सब चीजें कर रहा है जो पहले नहीं था, पर भारत भी तो वहां तक सड़कें बना रहा है, बंकर बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, जहां तक AK एंटोनी कहते थे कि हमने जंगल बना के रखा है।
जहां पहुंचने में हमारी फौज को 6 दिन लगते थे, अब हम वहां 6 घंटे में पहुंच रहे हैं, हमारा डकोटा वहां लैंड कर रहा है। तो आपने भी तो अपने इस तरफ से किया है ना बहुत ढेर सारा काम। जो फोटोग्राफ्स आपको सामने आए वो चीन ने नहीं जारी किए, चीन उसके बारे में बात नहीं करता। इसी तरह भारत जो कुछ बना रहा है, भारत उसके बारे में बात नहीं करेगा, और उस पर सवाल उठा के सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा पे हमला कर रहे हैं। उधर खड़गे कर रहे हैं, उधर राहुल गांधी, मतलब मैं सच कह रहा हूँ जी, कभी कभी इतना डिस्टर्बिंग हो जाता है कि मुझे लगता है तो क्या बहस करूं, बहस ही करना छोड़ दूं, क्या करूं। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कुछ कह रहे हैं, क्या वो अपने दिमाग से कह रहे हैं, या नहीं, जो इस पे सर, इस पे मैं आपसे एक बात कह लूं, क्योंकि ये मैं कहना चाह रहा था, अच्छा आपने पूछ लिया। जब आप मनमोहन सिंह को फिर एक बार राज्यसभा में भेजते हैं, तो उनकी ड्यूटी होती है कि व्हीलचेयर लेके बेचारे आते हैं वोट डालने, अपने घर से बैठ के बयान जारी करते रहते हैं, चल फिर नहीं पाते, पर राज्यसभा आते हैं व्हीलचेयर में वोट डालने। जब आप मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसे पद पे बैठाते हैं जिसपे उन्होंने जीवन में नहीं सोचा था, तो उनको अपनी लॉयल्टी साबित करनी पड़ती है। मनमोहन सिंह को अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए व्हील चेयर पे राज्यसभा आना पड़ा, जरूरत पड़ती तो स्ट्रेचर पे आते। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए उन्हें ये सब साथ, देखिए बात सिर्फ उनकी नहीं है, अब तो उनके साहबजादे भी कैबिनेट मंत्री हैं। मुझे थकने नहीं देता मेरी जरूरत का पहाड़, और मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा होने नहीं देते। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का भी तो एक वंश शुरू है ना, वो अब अपने बच्चे के लिए राजनीति कर रहे हैं। वो हर मौके पे बताना चाह रहे हैं राहुल गांधी को, कांग्रेस को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को, बड़ेरा जी को, कि देखिए साहब, मैं आपके एजेंडे को किस तरह लागू कर रहा हूं और किस तरह जबरदस्त तरीके से। और इस बार आपने राज्यसभा में उनकी और जगदीप धनखड़ साहब की झड़प भी देखी। कहा उसमें जगदीप धनखड़ ने कहा कि साहब से 3 लोग को मैंने अपने गृह प्रवेश में बुलाया था खड़गे साहब, उसमें एक आप थे। यहाँ लंबी लंबी तकरीरें करते हैं और बाहर निकल के कह देते हैं कि हमारा बाइक बंद कर देते हैं। क्या तमाशा बना लिया आपने? तो साहब फिर से कहूंगा कि इकलौता युद्ध जो भारत ने हारा वो चीन युद्ध था, वो कांग्रेस ने हारा, और कांग्रेस चीन नीति पे सवाल करती है। इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई, कांग्रेस संविधान बचाने का दावा करती है। सिखों का नरसंहार कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस अल्पसंख्यकों की बात करती है। ये आप देख लें, ये आप देख लें, बड़ा क्लियर कट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक सवाल ये है, जब सोशल मीडिया आया था और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो पहले 2 दौर में यह कहा गया था ओंकार जी कि साहब बीजेपी की सोशल मीडिया ताकत का कोई जवाब नहीं, उसने कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया। आपको ये बात मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाने में कांग्रेस लीड ले रही है। आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्ट भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। आप जब राहुल गांधी इस तरह की बातें करें, वो जाते कहाँ है? मैं कहना नहीं चाहता टीवी पे, क्या मुझे नजर नहीं आ रहा है कि जब आप उस शिविरों में जाते हैं, शरणार्थी शिविरों में, तो कौन से शरणार्थी हैं, किस शिविरों में आप जा रहे हैं, क्या मुझे नहीं मालूम कि दुनिया को नहीं मालूम? किन लोगों के बीच में जा रहे हैं, किन लोगों को भड़का रहे हैं, किसे नहीं मालूम ये बात? और उसके बाद आप इस तरह की बातें करते हैं। आपको तो जाने से ही रोक दिया जाना चाहिए। जहां पे आग लगी, आपको पूरा अख्तियार है उनको रोकने का। थ्रो हिम आउट। जी, तो बस ये मैं कह रहा हूं कि आपको इन्हें घुसने ही नहीं देना चाहिए। तो घुसने देना तो छोटी बात है, आपने उनको गवर्नर से एंटरटेन करा दिया। आप भी साहब बताएं, साहब आप सीनियर है मेरे, इसका क्या सेंस? और ये जो नाटकबाजी हो रही है, ये हाथरस के चित्र हैं। ये वो वीडियो जो अग्निवीर के लिए इन्होंने पार्लियामेंट में रक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिए जाने के बावजूद अगले दिन फिर जारी किया था। एक तरफा वीडियो जैसे अरविंद केजरीवाल जारी करते रहे, वैसे ही अब राहुल गांधी ने भी सीख लिया। और ये मणिपुर का वो दृश्य जब पत्रकारों ने इनसे पूछा, और ये वहां से ये कहते हुए भाग लिए कि मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए नहीं आया हूं, और आप जो कुछ पूछ रहे हैं मैं उसमें भी फंस करके जो मुद्दा जिसको मैं टच करने आया हूं
या मैं अगर अपनी भाषा में कहूं तो जिसको सुलगाने आया हूं और जिसको फिर से चर्चा में लेकर के आने के लिए आया हूं, वो डाइल्यूट हो जाएगा। इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो तानाशाह कौन है? मीडिया से भागता कौन है? मीडिया के सवालों के जवाब कौन नहीं देता है? प्रधानमंत्री ने तो चुनाव प्रचार के दौरान भी 82 इंटरव्यू दिए। राहुल गांधी ने कितने इंटरव्यू दिए थे? और जब भी कोई पूछता है तो ये कह देते हैं कि ये तो बीजेपी का नैरेटिव आप चला रहे हैं, और एक टी शर्ट खरीद लीजिए या मैं आपको गिफ्ट कर देता हूं जिस पर कमल का फूल सीने पर लगा हुआ हो। देखिए, राहुल गांधी कोई ना हर बात किसी ना किसी से सीख के आते हैं। ये बात वो अखिलेश यादव से सीख किया है। अखिलेश यादव पिछले 4-5 साल से मीडिया से इसी स्तर से बात कर रहे हैं। हमने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लोग कहते हैं कि पत्रकारों से कहते हैं मैं आपके कपड़े का रंग देख के आपकी जाति बता देता हूँ, आपका धर्म बता देता हूँ, आपकी पार्टी बता देता हूँ। इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। और अपना सरनेम बताओ, अपना जाति बताओ, तुम्हारी जाति का नाम सुन के हम तय करेंगे कि तुम किस पार्टी से जुड़े हो। ये अखिलेश यादव पिछले 5 साल से कर रहे हैं। ये उन्हीं से सीखा हुआ इनका नैरेटिव है, जिसको ये और ही फूहड़ अंदाज में पेश कर रहे हैं। और लेकिन कभी कभी तो ये अपनी पार्टी को ऊपर चढ़ बैठते हैं। एक बार राजदीप सरदेसाई को आपने देखा कितनी बुरी तरह इन्होंने टपटा, और उन्होंने कहा कि राजदीप सरदेसाई तुम कांग्रेस के प्रवक्ता बनना छोड़ दो। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पता है साहब, ये तो राजदीप सरदेसाई का ही मादा है कि वो इसको ले लेते हैं। तो वो ये बड़ा कन्वीनियंट हो गया है कि आज की तारीख में आपसे ऐसा जो भी सवाल पूछा जाए जिसका आपके पास जवाब ना हो। लेकिन मुझे याद है बहुत शुरुआत में दूरदर्शन के दिनों में, मुझे याद है उस समय लालू यादव मुख्यमंत्री थे बिहार के। तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि साहब बिहार में बहुत ढेर सारे बेकार हैं, उनका आप क्या करेंगे? तो बोले हम सबको एक एक कार दे दूंगा तो बेकार नहीं रह जाएंगे। तो ये जोकराई का एक विदूषक टाइप का जवाब देके उन्होंने से टाल दिया। आज उससे बेहतर तरीका आ गया है। आपके पास सवाल का, अगर आपके पास ओंकार जी के सवाल का जवाब नहीं है तो आप कह दिए ओंकार जी आप भाजपा के आदमी, आप संघीय आदमी, आप पत्रकार के रूप में एक बीजेपी का एजेंडा चलाने आए, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूं। और ये बहुत कॉमन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर पहुंचे हैं और उनका वहां पर स्वागत भी हुआ है, और पुतिन के डिनर पर भी, व्यक्तिगत डिनर पर भी पहुंचे हैं। राजकीय भोज नहीं है। वहां के चित्र भी आए हैं साहब, और जो गर्मजोशी है दोनों के बीच में वो देखने लायक है। मैं जानना चाहता हूं साहब, ये जो 3 घटनाएं हुई हैं, मणिपुर, राहुल गांधी का पहुंचना, जो जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया, मल्लिकार्जुन का खड़गे का ट्वीट करना, और कठुआ में ये अटैक होना जिसमें हमारे 5 सैनिक शहीद हुए हैं, क्या ये सब डिजाइन किया हुआ है? और मास्को यात्रा की उतनी चर्चा ना हो, उतना कवरेज ना होने पाए, इसकी जो रिलीवेंसी है पुतिन की और मोदी की मुलाकात की, जिस पर पूरा पश्चिमी जगत जो है नजरें गड़ाए हुए था, इसको मीडिया में उतना स्थान ना मिलने पाए, अलग अलग घटनाओं और चर्चाओं की वजह से ये एक डिजाइन किया गया। ये जो 3 घटनाएं हैं, संयोग है ये? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना वहां इस बार इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इस समय दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं। वो बहुत अकेले हो गए हैं, और उनके पास अगर कोई साथ है तो सिर्फ 2 तानाशाहों का साथ है। एक की तरफ आपको नॉर्थ कोरिया के किम नजर आते हैं, और दूसरी तरफ आपको चाइना के शी जिनपिंग नजर आते हैं। तो ये सिर्फ उनके पास 2 तानाशाहों का साथ है। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता जब वहां पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि पुतिन को बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि रूस जो है एक प्रीडोमिनेंटली बहुतायत एक क्रिश्चियन मुल्क है। ऐसे में जब राहुल गांधी जहां के एक ईसाई शरणार्थियों के बीच में खड़े होकर कहते हैं ये आग नहीं बुझेगी, तो वो रूस में मैसेज देते हैं। दूसरी बात, रूस का जो सबसे बड़ा साथी आज की तारीख में चीन है। तो ऐसे में जब मोदी वहां पे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे चीन चीन का मुद्दा उभारते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक लिंक भी आपको रशिया विजिट से जुड़ा हुआ नजर आता है। यानी कुल मिलाकर 3 बातें कि ईसाइयों के मुद्दे पे, चीनियों के मुद्दे पे उनको रशिया में
प्रधानमंत्री मोदी को दबाव में ले आओ, और दूसरे इस बात को साबित करो कि साहब मणिपुर जल रहा है, चीन से हम हार रहे हैं और मोदी रूस गए हैं। एक इस नैरेटिव को बना। बीच चुनाव में कुछ घटनाएं हुई थी अनुपम जी, आपको याद होंगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाविका के साथ इंटरव्यू में उसका इंडिकेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि चुनाव पर दुनिया भर के देश टिप्पणियां करें, उससे हमें परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हस्तक्षेप करने की कोशिश हो रही है। उनका इशारा किस तरफ था ये भी हम और आप जानते हैं। हस्तक्षेप रूस ने तो नहीं किया था, हस्तक्षेप ब्रिटेन ने किया था। वहां की एक अदालत ने कोवैक्सीन को लेकर के कुछ फैसला दिया था, टीका टिप्पणी की थी, भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी। यहाँ पर मोदी पर अटैक होने शुरू हो गए थे कोवैक्सीन को लेकर के, कोविशील्ड को लेकर के। अमेरिका के फॉरेन अफेयर्स ने केजरीवाल को लेकर भी हंगामा शुरू कर दिया था। यूएन से भी टिप्पणी आई थी, जर्मनी से भी टिप्पणी आई थी, और अमेरिका के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट ने भी टिप्पणियां की थी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के। तब नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ये सब जो हो रहा है, जो हस्तक्षेप हो रहे हैं चुनाव में और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, हम इनको देख रहे हैं। क्या मॉस्को की यात्रा पश्चिम को भी एक संकेत है? सर, सिर्फ चुनावी हस्तक्षेप के लिहाज से मॉस्को की यात्रा नहीं है। आप देखिए, हमारे युवा दर्शकों को शायद ना याद हो ओमकार जी, पर आप तो जानते हैं कि भारत और रूस की बड़ी टाइम टेस्टेड दोस्ती है। जब साहब दुनिया में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ तो वो खड़े थे। बांग्लादेश युद्ध आपको याद होगा, जब तक हमारी जीत एकदम मुकम्मल नहीं हो गई, उस सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो डाले गए। उन्होंने हर जगह हमारा साथ दिया सर। और मतलब बड़ी, मैं तो बता रहा हूँ, आप मॉस्को जाइए और आप किसी से बात करें तो आपको महसूस होगा कि एक आम रूसी के दिल में भारतीयों के लिए बड़ी गुडविल है, बड़ी गुडविल आपको नजर आएगी बहुत, मतलब और आज के नहीं, जमाने पहले से मुझे याद है गोरबचोव आए थे भारत, तो राजीव गांधी ने उस समय अपने बाल सखा अमिताभ बच्चन से उनकी मुलाकात कराई थी। कहा था साहब ये भारतीय सुपरस्टार। तो मिखाइल गोरबचोव ने कहा था कि हम रूसी सिर्फ एक सुपरस्टार को जानते हैं, राज कपूर। हाँ, यस। हाँ, सर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो मतलब साहब एक बहुत पुराना संबंध है, बड़ा जज्बाती संबंध है। और मैं इसको किसी भावनाओं में बह के नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो किसी जज्बात की गिरवी नहीं होते। जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो बड़े स्वार्थ से बनाए जाते हैं, और ये भी संबंध स्वार्थ के हैं। लेकिन आप देखें कि सबसे बड़ा इसका टेस्ट कब गुजरा। ये टेस्ट तब गुजरा जब हम अमेरिका के करीब होते चले गए। एटॉमिक डील के बाद हम अमेरिका के करीब होते ही चले गए, लेकिन रूस ने हमसे संबंध खत्म नहीं किए, डाउनग्रेड नहीं किए, कम नहीं किए। बीच में एक समय के लिए रूस और पाकिस्तान में कुछ दोस्ती नजर आ रही थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर सख्त ऐतराज जताया और रूस ने अपने पांव पीछे खींचे। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन मुद्दों पे उसने उसने जो एक ऑयल वगैरह देखने की भी बात कही थी वो भी खत्म कर दिया। तो साहब उन्होंने थोड़ा हमारे लिए थोड़ा सा क्वाड को लेकर के टेंशन में था रूस, देखिए उस पर साहब, मुझे लगता क्वाड से रूस को बहुत, क्वाड से असली फर्क पड़ेगा चीन को। चीन वैसे भी को जो ही। क्वाड है, हाँ, जो क्वाड है वो चीन चाइना सेंट्रिक है, वो चाइना सेंट्रिक है। वो चीन को ही घेरने के लिए, हकीकत ये है कि क्वाड का जो पूरा कार्य क्षेत्र है वो रूस के परिक्षेत्र कहीं छूता भी नहीं। तो साहब ये चाइना सेंट्रिक स्कीम है। और जो क्वाड को लेके वो उनकी दिखा रहे थे, वो सिर्फ इसलिए दिखा रहे थे कि चीन के प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे थे, क्योंकि चीन उनके साथ खड़ा हुआ है। रूस व्यक्तिगत रूप से क्वाड से बिल्कुल अछूता है। आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया, मैं उस शब्द पर एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने वीटो पावर की बात की कि जब बांग्लादेश वाला प्रकरण आया था तो रूस ने जो है वीटो का इस्तेमाल किया था भारत के पक्ष में। कहीं ऐसा तो नहीं है चुनाव एक के बार नहीं दौरान किया ये था भी? साहब, कई दिनों तक लगातार किया था। जब तक हमने खुद ही सीज फायर नहीं कर दिया तब तक रूस वीटो लगाए रहा। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि हम तीसरी बार अगर केंद्र में आ जाते हैं
तो अगले 6 महीने में जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा होगा। नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा कहीं एक और वीटो पावर के लिए तो नहीं है? देखिए साहब, इस पे मैं क्या कहूं, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि आज कठुआ में जो हुआ है, एक छोटा मोटा पुलवामा मान लीजिए, बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर मामला है। छह फौजियों का इस तरह मारा जाना छोटी बात थी। इसके गंभीर नतीजे होंगे, इसका मैं दावा करता हूं। रही बात बाल्टिस्तान और ये आपका पाकिस्तान के जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, ये सब मुझे जाती तौर पे लगता है कि साहब कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान अंदर से फट रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ आप टच ना करें, वो खुद ही कई टुकड़े में हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने पिछले 5, 6, 7 सालों में पाकिस्तान लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकाला, एकदम भूल गए, एकदम इग्नोर कर दिया और बिना एक सिंगल गोली चलाए पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया। तो साहब पाकिस्तान अंदर से इम्प्लोड कर रहा है, पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है। मुझे लगता है कि उनको फिलहाल कुछ दिन अपने इसी में, हालांकि चूंकि एटॉमिक स्टेट है इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज बार बार उसकी मदद कर देती, कभी खुद कर देती हैं, कभी सऊदी अरब वगैरह से करा देती हैं। उनको डर लगता है कि साहब एक एटॉमिक स्टेट अगर फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। हकीकत यह कि पाकिस्तान पिछले एक दशक में 10 बार दिवालिया हो चुका है, हर साल दिवालिया हो जाता है, लेकिन उसको किसी तरह पैसे वैसे दे के जिंदा रखा जा रहा है। अभी देखने की बात होगी कि साहब आप कितने दिन आईसीयू में इस मरीज को चला दें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, जुड़ने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।